नमस्कार फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के पेपर जिसका कोड है 329 डी के, उसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रों के धन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। दूसरा प्रश्न है, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ढाल। प्रश्न नंबर 3, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है तब मांग की लोच होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। आधुनिक युग में उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 साधन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा AP बराबर TP अपॉन L। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीन्स। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कर मुक्त आय कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के सिद्धांत एक विषय सामग्री है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा व्यापक अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय बिंदु पर कुल आय और कुल उपभोग क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए हो तो उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी। तो इसके लिए हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है उपभोग की मात्रा अपॉन आय की मात्रा, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति को हम APC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उपभोग की मात्रा जो 600 करोड़ है और आय की मात्रा जो है वो 1000 करोड़ है। इस सवाल को करने के बाद 0.6 आंसर आएगा, अर्थात जो आपका उत्तर नंबर B 0.60 है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं, परिवारों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता या उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 इकाइयों से कुल आगम आय 1000 करोड़ रुपए और 20 इकाइयों से कुल आगम आय 2000 करोड़ रुपए है तो सीमांत आय की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत इस सवाल को करना था तो सबसे पहले हम 10 इकाइयों से कुल आय है 1000 करोड़ और 20 इकाइयों से आय है 2000 करोड़। तो सीमांत आय को निकालने के लिए हमें आय में परिवर्तन और इकाइयों में परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो आय में परिवर्तन के लिए 2000 करोड़ से 1000 करोड़ को घटाएंगे तो 1000 करोड़ हो जाएगा, और इकाइयों में परिवर्तन में 20 इकाइयों से 10 इकाई यानी 20 इकाई और 10 इकाई को घटाएंगे तो 10 इकाई हो जाएगा। तो सीमांत आय बराबर सूत्र होता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q बराबर 1000 भाग्यम 10 बराबर हो जाएगा 100 करोड़ प्रति इकाई, यानी सीमांत जो आय है वो 100 करोड़ प्रति इकाई होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका उत्तर है व्यापक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, महंगाई, सकल घरेलू उत्पाद और सरकारी नीतियों का समग्र रूप से अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा सकारात्मक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो आर्थिक मुद्दों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर करती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा दैनिक जीवन में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने व बेचने विनिमय का एक मान्य माध्यम है जो कागजी नोटों और सिक्कों के रूप में होती है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 17, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों और असीमित मानवीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन नंबर 18, स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं में अंतर। तो स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय, कॉफ़ी एक दूसरे के विकल्प के रूप में उपयोग होती हैं, जहां एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग बढ़ती है, जबकि पूरक वस्तुएं जैसे कार, पेट्रोल एक साथ उपयोग की जाती हैं
जहां एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग घटती है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट क्या होता है, इसके प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है, सरकारी बजट एक निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसके प्रमुख उद्देश्य जो हैं, नंबर 1 संसाधनों का पुनः आवंटन, दूसरा है आर्थिक स्थिरता, तीसरा है रोजगार के अवसर। इस क्वेश्चन को हम और विस्तार से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भुगतान संतुलन क्या होता है, इसके चालू खाते की प्रमुख मदों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है, भुगतान संतुलन एक निश्चित समय में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए सभी लेन देन का लेखा जोखा है जो विदेशी मुद्रा प्रवाह को दर्शाता है। इसकी जो प्रमुख मदें हैं वो हैं वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, आय का एक तरफा हस्तांतरण। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को और विस्तार से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, जो मैंने अभी छोड़ दिया कि स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों में क्या अंतर है, समझाइए। तो इसका आंसर है, स्पष्ट लागतें नगद भुगतान जैसे वेतन, किराया, कच्चा माल के रूप में दी जाती हैं और लेखांकन रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं, जबकि अस्पष्ट लागतें स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने की अवसर लागत हैं जो प्रत्यक्ष नगद खर्च नहीं हैं, जैसे मालिक की अपनी इमारत या खुद की मेहनत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। दूसरा है, सभी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं। तीसरी, नई फर्में उद्योग में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और घाटा होने पर पुरानी फर्में बाहर निकल सकती हैं। चौथी विशेषता हो जाएगी, क्रेता और विक्रेता को बाजार कीमतों, वस्तुओं की गुणवत्ता का पूर्ण ज्ञान होता है। पांचवी विशेषता है, दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्वेश्चन का आंसर देना था कि उदासीन वक्रों की सहायता से उपभोग संतुलन को समझाइए। अथवा में सवाल दिया था कि जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 15 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो इसकी मांग 100 इकाई से घटकर 80 इकाई रह जाती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी थी, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसके सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रारंभिक कीमत जो 10 रुपये है, नई कीमत जो है वो 15 रुपये है, तो हम इसकी कीमत में परिवर्तन निकालेंगे और कीमत में परिवर्तन होता है डेल्टा पी। तो 15 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद प्रारंभिक मांग जो 100 इकाई है और नई मांग जो 80 इकाई रह गई है, मांग में परिवर्तन निकालेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस 100 बराबर हो जाएगा माइनस का 20। जो मांग की लोच का जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, या बटे में हो जाएगा, इन सब के बटे में हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। यानी इसका जो मेन सूत्र, जो विस्तृत सूत्र है, और इसका मेन सूत्र हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी गुणा पी अपॉन क्यू। इस प्रकार से हम इसका जब मान रखेंगे, जो हमारा डेल्टा क्यू जो मान है वो है माइनस के 20, तो हम यहाँ रख देंगे। डेल्टा पी जो मान है 15 रखेंगे, गुणा जो पी का मान है वो है हमारा 10, और जो क्यू उसका मान है 100। इसको हम हल करेंगे तो 5 से 20 को काटेंगे तो माइनस का 4, और 100 का भाग हम 10 में देंगे तो हो जाएगा 0.1। यानी इन दोनों को गुणा करने के बाद -4 गुणा 0.1 बराबर हो जाएगा माइनस के 0.4। इस प्रकार से मांग की जो लोच है वो -0.4 आंसर आ जाएगी। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24 में औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध को एक उदाहरण की सहायता से समझाना था, या अथवा में समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख अवयवों का प्रकाश डालना था। क्वेश्चन नंबर 25 जो इस पेपर का अंतिम प्रश्न था, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसे मापने की आय गणना रीति को समझाना था। अथवा में राष्ट्रीय आय
की उत्पाद गणना विधि का वर्णन करना था। इस प्रकार से ये पेपर मैंने सॉल्व करवाया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने नंबर का क्वेश्चन सही किया।